हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर ऑफ 5 जून 2023। देखिए दोस्तों, आज हमारे पास ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है, लेकिन जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला टॉपिक आपके सामने ये रहा, वाटर डिस्कवर्ड ऑन प्लैनेट आउटसाइड द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के बाहर एक प्लैनेट को डिस्कवर किया गया। याद रखिएगा, हमारे जो सोलर सिस्टम है, जो हमारा मिल्की वे, उसके बाहर अगर कोई प्लैनेट होता है तो उसको हम एक्सो प्लैनेट बुलाते हैं। तो यहाँ पे क्या दिखा है कि हमारे पास एक बहुत लेटेस्ट एडवांस टेलीस्कोप है, उसका नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने H2O का वेपर खोजा है। कहाँ पे? एक एक्सो प्लैनेट में। उसका नाम है वॉस्प 18b। और आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको फिगर दिख रहा होगा वॉस्प 18b का। ये जुपिटर है, ये वॉस्प 18b। आप देख सकते हैं जुपिटर से बहुत ज़्यादा बड़ा है, देखने से ही पता चल रहा है। और यहाँ दिखा भी है वॉस्प 18b इज एन एक्सोप्लैनेट एंड इज 10 टाइम्स बिगर देन जुपिटर। एंड आप देख सकते हैं जुपिटर हमारे 9 प्लैनेट्स में 8 प्लैनेट्स कह सकते हैं, सबसे बड़ा प्लैनेट है। और इसी के अंदर देखा जाए तो ये जुपिटर से भी क्या है, 10 गुना ज़्यादा बड़ा है। यहाँ पे हम देखते हैं इसको अल्ट्रा हॉट गैस जाइंट कहा जाता है। किसको? वॉस्प 18b को अल्ट्रा हॉट गैस जाइंट कहा जाता है, 2700 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए हुआ क्या है यहाँ पे। अब एक चीज़ हम लोग ये सोचेंगे कि सर अगर इतना ही ज़्यादा टेम्परेचर है तो यहाँ पानी कैसे मिल गया। बिल्कुल, देखिए ये हुआ क्या यहाँ पे कि जो यहाँ पानी था इस वॉस्प 18b के गर्मी के कारण, एक सेकंड दोस्तों, हाँ, इस वॉस्प 18b के गर्मी के कारण ये वाटर जो था इसके वेपर बाहर की तरफ ऐसे ऐसे स्प्रेड हो गए। और जो इसके वेपर बाहर की तरफ स्प्रेड हो गए, वही साइंटिस्टों ने क्या किया, ऑब्जर्व कर लिया। किसके माध्यम से? जेम्स वेब टेलीस्कोप के बाद मदद से। और ये जेम्स वेब टेलीस्कोप भी खुद में एक बहुत बड़ा अजूबा है। अगर आप देखेंगे यहाँ आपके सामने एक जेम्स वेब टेलीस्कोप दिख रहा होगा। ये जेम्स वेब टेलीस्कोप बनाया किसके द्वारा गया है? तो याद रखिए, नासा, यूरोपियन यूनियन स्पेस एजेंसी और कनाडा की स्पेस एजेंसी, यानी 3 एजेंसीज ने मिलकर इसको बनाया है। नासा, यूरोपियन यूनियन, कनाडा की स्पेस एजेंसी। इससे पहले कौन सबसे पावरफुल था? वो था हबल। लेकिन ये हबल से भी ज़्यादा पावरफुल टेलीस्कोप है। याद रखिएगा, अभी हबल के बारे में मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में। एक चीज़ और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए, क्या कि ये 400 लाइट ईयर्स दूर है हमसे, 400 प्रकाश वर्ष दूर, लाइट ईयर्स, यानी कि लाइट को 400 साल लग जाएंगे यहाँ तक पहुँचने में। इसी हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं वॉस्प 18b कितना दूर है। और इससे ये पता लगा लीजिए कि ये जेम्स वेब टेलीस्कोप की पावर कितनी ज़्यादा है कि ये इतनी दूर की चीज़ को भी देख के हमें बता रहा है। आगे की स्लाइड्स में ये देखते, आगे देखते हो दोस्तों। तो ये देखिए, क्योंकि देखिए हम लोग यहाँ पे एक और एक्सोप्लैनेट के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इस एक्सोप्लैनेट का नाम है, एक पहले टॉपिक देख लीजिए, हबल टेलीस्कोप के बारे में भी जान लेंगे। और वॉस्प 39b, पहला वाला क्या था 18b, ये क्या है सॉरी, ये क्या है वॉस्प 39b। अब वॉस्प 39b की कहानी सुन लेते हैं। तो देखिए वॉस्प 39b भी क्या है, एक एक्सोप्लैनेट है। पहली बात, ये 700 लाइट ईयर्स दूर है। अच्छा देखिए, पहला वाला कितना लाइट ईयर दूर था? 400। ये कितना दूर है? 700। इसमें याद करने वाली क्या बात है, वॉस्प 18b, ध्यान सुनिएगा, वॉस्प 18b पे क्या मिला था? हमें पानी मिला था। वॉस्प 39b पे हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला है। वॉस्प 39b से हमें क्या मिला है? कार्बन डाइऑक्साइड मिला है। और ये आप देख सकते हैं, ये है वॉस्प 39b। अर्थ देखिए इसके सामने कितना छोटा लग रहा है, जुपिटर के हिसाब से भी देखिए कितना बड़ा है ये। बात करते हैं इससे। अब देखिए जेम्स वेब ने जगह ले ली थी। भाई जेम्स वेब के पहले सबसे ताकतवर टेलीस्कोप कौन था? तो हबल। ये आपके सामने एक हबल का फिगर है, पिक्चर है। आप देखिए, हबल टेलीस्कोप इज द फर्स्ट एंड द लार्जेस्ट टेलीस्कोप लॉन्च इन 1990। बस इतना याद रखिए, काफ़ी है कि 1990 में लॉन्च हुआ। सबसे बड़ा टेलीस्कोप कौन सा था? हबल टेलीस्कोप था। आगे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़। देखिए न्यूज़ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनके टर्टल्स के बारे में, लेकिन देख लेते हैं न्यूज़ क्या है। न्यूज़ क्या कह रहा है? 56 फ्लैप शेल, ये टर्टल की एक प्रजाति का नाम है। एंड ब्लैक टर्टल्स डेड इन फायर प्राइवेट लैंड इन कसारगोड केरला। तो केरला का एक जगह है कसारगोड, वहाँ पे 56 फ्लैप शेल ब्लैक और 56 फ्लैप शेल टर्टल्स और ब्लैक टर्टल्स डेड हो गए फायर की वजह से, मतलब आग लग गई वहाँ पे, जिसकी वजह से इनकी मौत हो गई। अच्छा पहले हम लोग एक एक करके दोनों को समझते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपके सामने क्या है, ब्लैक टर्टल। ब्लैक टर्टल की थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। तो देखिए ब्लैक टर्टल क्या है, ब्लैक टर्टल्स आर इंडियन स्पीसीज, ये नेटिव इंडिया में पाए जाते हैं। ये ओमनीवोर होते हैं नेचर में। ओमनीवोर यानी कि घास भी खा लेंगे और फ्लैश को भी खा लेंगे, कीड़े मकोड़े ये सब भी खा लेंगे। नॉकटर्नल लाइफ स्टाइल होता है। नॉकटर्नल लाइफ स्टाइल, यहाँ से UPSC सवाल ही पूछ चुका है। नॉकटर्नल का मतलब क्या होता है कि नाइट में एक्टिव होते हैं और दिन में सोते हैं, मतलब रात को ये जागरूक होते हैं और दिन में आराम करते हैं। और रात को इनको एडवांटेज भी हो जाता है, क्योंकि रात को अंधेरा है और इनका कलर भी ब्लैक है, तो एक कॉमोफ्लेजिक प्रॉपर्टी भी आ जाती है अपने आप ही।
दे हैव गुड पॉपुलेशन प्रेजेंस, इनकी पॉपुलेशन को ज़्यादा दिक्कत नहीं है। एक चीज़ और यहाँ छोटा डेटा है कि वर्ल्ड टर्टल डे 23 मई को मनाया जाता है। आइए अब इसके बाद दूसरे टर्टल्स की बात करते हैं, फ्लैप शेल टर्टल के बारे में। ये देखिए, ये आपके सामने दोस्तों फ्लैप शेल टर्टल, इनको फ्रेश वाटर टर्टल्स कहते हैं, ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। आपके सामने एक फिगर है, ये देखिए, ये रहा एक फ्लैप शेल टर्टल, और ये वो 56 टर्टल्स है जिसमें ब्लैक और फ्लैप शेल मिले हुए हैं, जो क्या हो गए, मारे गए आग की वजह से। अच्छा, कहाँ कहाँ हमें फ्लैप शेल मिलेगा, तो देख लीजिए, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार। तो हमारे पास क्या है, पूरे 6 कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ये मिल रहे हैं, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार। याद रखना आसान है, क्योंकि अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो सब इंडिया के, श्रीलंका को अगर छोड़ दिया जाए तो सब इंडिया के पास पास ही है। पाकिस्तान बॉर्डरिंग कंट्री है, श्रीलंका नहीं है बॉर्डरिंग कंट्री, नेपाल बॉर्डरिंग कंट्री है, बांग्लादेश बॉर्डरिंग कंट्री है। इनफैक्ट इंडिया सबसे बड़ा अपना बॉर्डर बांग्लादेश के साथ ही शेयर करता है। यही नहीं, आप देखेंगे तो म्यांमार भी क्या है, बॉर्डरिंग कंट्री है। तो श्रीलंका को छोड़ के आप ऐसे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि बाकी इंडिया की क्या है, बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं। कभी श्रीलंका भी इंडिया का ही पार्ट हुआ करता था, लेकिन वो तो अलग विभाजित होकर एक नया वो बन गया, खैर वो अलग बात है। देखिए, तो यहाँ पे IUCN की बात कर लेते हैं। IUCN में इनको क्या रखा गया है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर में ये वल्नरेबल कैटेगरी में, भैया इनकी स्पीसीज़ कम है, इनको बचाव की ज़रूरत है। स्पीसीज़ कम, सॉरी, इनकी पॉपुलेशन कम हो रही है, रैपिड डिक्लाइन देखा जा रहा है, इनको बचाने की ज़रूरत है वल्नरेबल में। साइट्स में अपेंडिक्स 2 में रखा गया, ये सब इंपॉर्टेंट होता है। प्रोटेक्शन शेड्यूल 1 में दिया गया है। एक ऐप बनाया गया है इनको बचाने के लिए, कुरमा ऐप, याद रखिएगा। कुरमा ऐप किसके लिए है, टर्टल के प्रोटेक्शन के लिए। अगला टॉपिक देखते हैं, ये फाइनल टॉपिक है आज, स्टेयर द रॉड एंड चेंज द लॉ। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताने वाला हूँ जो आपको पता हो, शायद ना भी पता हो। लेकिन आपने सुना होगा कि जो मेडिसिन होती है, जो ड्रग्स होते हैं, वो 2 तरीके के होते हैं। एक होता है जेनरिक मेडिसिन और एक है ब्रांडेड मेडिसिन। अच्छा, ये देखिए, जेनरिक मेडिसिन वही दवा 25 रुपये की मिल रही है, ब्रांडेड मेडिसिन वही 85 रुपये की मिल रही है, 85 रुपीज़ की मिल रही है। अच्छा, दोनों में से आप बोलेंगे कि किसको प्रीफर करूँ, तो आप बोलेंगे अरे ये सस्ता है, इसको प्रीफर करो। पहले हम लोग कुछ चीज़ें जान लेते हैं। देखिए, एक छोटा सा पॉइंट है जो यहाँ याद रखना जरूरी है, कि पहले न्यूज़ देख लेते क्या है, उसके बाद मैं आपको पॉइंट बताता हूँ। डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज सेज दैट डॉक्टर्स अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट गिव प्रिस्क्रिप्शंस ऑफ जेनरिक मेडिसिन। यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज ने यह कहा है कि जो डॉक्टर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहे हैं, वो क्या करेंगे, जेनेरिक मेडिसिन की प्रिस्क्रिप्शन लिखेंगे, ब्रांडेड मेडिसिन की नहीं लिखेंगे। अच्छा, यहाँ देखिए, एक पहले इस पॉइंट को समझ लेते हैं, फिर अगले पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहला तो सवाल ये है कि जेनेरिक मेडिसिन और ब्रांडेड मेडिसिन होती क्या है, थोड़ा सा सुन लीजिए। देखिए, जेनेरिक मेडिसिन और ब्रांडेड मेडिसिन में बस एक चीज़ का फ़र्क होता है समझने के लिए, वो होता है शब्द है पेटेंट। देखिए, हुआ क्या, अब मैं पेटेंट शब्द समझाता हूँ आपको थोड़ा सा कि चीज़ें हो क्या रही हैं एक्चुअली में। हमने कहा ये कोई एक कंपनी है, ये USA की कोई कंपनी है, ये कोई दवाई बना रही है, वो दवाई हम मानते हैं 100 रुपये की है। ये जो दवाई इस USA की कंपनी ने बनाया है, ये दवाई को अच्छे से टेस्टिंग किया गया है, अच्छे से उसकी बायो अवेलेबिलिटी चेक की गई है, स्टेबिलिटी टेस्टिंग की गई, मैं बताऊंगा ये सब क्या होता है, और भी काफ़ी सारी चेकिंग करने के बाद उसने इसको मार्केट में उतार दिया। अब जब तक USA के पास इस दवाई का, जो ये दवाई है, मान लीजिए दवाई का नाम है ये A दवाई को ये लॉन्च करता है, A नाम की दवाई को, और इसकी कीमत 100 रुपये। तो जब तक A नाम की दवाई का पेटेंट इसके पास है, कोई भी दूसरी कंपनी ना इसको कॉपी कर सकती है, इंडिया या कहीं के भी ना इसको बना सकती है। लेकिन पेटेंट की एक खूबी होती है कि पेटेंट क्या होता है, एक समय बाद क्या कर जाएगा दोस्तों, एक्सपायर कर जाएगा। क्या कर जाएगा, एक्सपायर कर जाएगा, फिर उसको रिन्यू कराना पड़ता है। जब पेटेंट एक्सपायर करेगा तो यही कंपनियों के पास मौका आ जाता है कि वो क्या करे, इसी दवाई की कॉपी बना ले। मतलब जो भी इसमें पूरा किया गया है, सिस्टम किया गया है, देखिए बना बनाया सिस्टम तो तैयार था, बस इसे को कॉपी करना था, तो इसकी एक कॉपी बना लेते हैं। जो ये कॉपी बनती है इसी को बोलते हैं जेनेरिक मेडिसिन। मतलब सारा काम किया USA की कंपनी ने, ये ना पेटेंट बनाया, जब तक चल रहा था, लेकिन क्या किया, जैसे ही पेटेंट एक्सपायर हुआ, उस एक्सपायर पेटेंट का फ़ायदा उठाते हुए क्या बना दिया गया, उससे जेनेरिक मेडिसिन बना दी गई। अच्छा, यहाँ तक हमने समझा कि जेनेरिक मेडिसिन होती क्या है, क्योंकि ये कॉपी खट से बना दी गई, सब वही चीज़ों को मिला के बनाया गया, इतने अच्छे से टेस्टिंग नहीं की गई। ये भी देखिए 2017 के बाद हालांकि कंपलसरी कर दिया गया है कि बायो अवेलेबिलिटी और स्टेबिलिटी टेस्टिंग होनी है, लेकिन उसके पहले भी कई सारी दवाइयाँ हैं। तो देखिए, होता क्या है कि कभी कभी जेनेरिक मेडिसिन, क्योंकि एक तरीके से आप इसको मानिए कि ये एक पेटेंट कॉपी ही है,
तो अगर ये कॉपी है तो ये हो सकता है उस ब्रांडेड 100 रुपये वाले मेडिसिन की तरह काम ना करे। हालांकि दोनों की प्रॉपर्टी है कि दोनों चीज़ वही है, तो अगर वो इसकी तरह काम ना करे तो कभी कभी गवर्नमेंट आपको, मतलब गवर्नमेंट बोलो सॉरी, जो डॉक्टर है आपको इस जेनेरिक की जगह ब्रांडेड मेडिसिन लिख देता है। अब जो डॉक्टर है वो किसके हिसाब से काम कर रहा है, वो पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे हेल्थ डायरेक्टर जो है, हमारे हेल्थ सर्विस के जनरल डायरेक्टर है, वो फोर्स कर दिए डॉक्टरों की भैया आप जेनेरिक मेडिसिन लिखो, तो ये चीज़ गड़बड़ है। ये यहाँ पे बात है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि जेनेरिक और ब्रांडेड में क्या फ़र्क होता है। ब्रांडेड में अच्छे से एक कंपनी पूरी टेस्टिंग करके पूरे एकदम हर एक चीज़ से एकदम वेरीफाई करके उस दवाई को लॉन्च करती, जाहिर सी बात है टेस्टिंग करेगी, चीज़ें देखेगी, उसके केमिकल कंपोजिशन पे काम करेगी, पैसा तो लगेगा, तो पैसा लगेगा तो हिसाब से बेचेगी। वो कंपनी उसका पेटेंट लेती है, मान लीजिए 5 साल का पेटेंट दिया उसने किसी दवाई का, जैसे ही 5 साल खत्म हुआ उसी दवाई की कॉपीज़ को क्या किया गया, उसी केमिकल कंपोजिशन वगैरह चीज़ों को कॉपी बना के मार्केट में निकाला गया हर एक कंट्री या सर्विसेज के द्वारा, उसी को हम बोलते हैं जेनेरिक मेडिसिन। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर है। अब अगला पॉइंट समझते हैं दोस्तों। Forcing doctors about this is wrong because sometimes generic medicine lack bioavailability और stability testing। आपको यही देखिए दोनों शब्द समझना है, क्योंकि देखिए मैंने यही बात कहा कि डॉक्टर को फोर्स करना गड़बड़ है, क्योंकि एक शब्द है बायोअवेलेबिलिटी, एक है स्टेबिलिटी टेस्टिंग। क्योंकि हो सकता है जो जेनेरिक मेडिसिन बना रहे हैं आप उसकी टेस्टिंग थोड़ी करें, आप उसकी कॉपी कर दे रहे हैं, आप उस पूरे क्लिनिकल ट्रायल या ट्रायल मेथड से ठीक से नहीं गुजर रहे हैं। तो अगर आप ठीक से नहीं गुजर पा रहे हैं, क्योंकि देखिए 2017 के बाद तो मैंडेटरी हो गया, लेकिन उसके पहले आप इस चीज़ों को ठीक से नहीं गुजर रहे थे, मतलब काम नहीं कर रहे थे, पूरे क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं कर रहे थे, तो बहुत सारी चीज़ों में ये दोनों लैक कर रहा था। अब समझ लेते हैं जल्दी से बिना समय बर्बाद किए। बायो अवेलेबिलिटी क्या होता है, किसी भी मेडिसिन का आपके ब्लड में घुलने की क्षमता को क्या बोलते हैं, बायो अवेलेबिलिटी। मतलब कोई भी मेडिसिन आपके ब्लड में कितने अच्छे से डिसॉल्व हो रही है, वही उसकी बायो अवेलेबिलिटी है। जाहिर सी बात है, जो मेडिसिन आपके ब्लड में जितने अच्छे से डिसॉल्व होगी वो उतने ही अच्छे से आपके सर्कुलेटरी सिस्टम से आपके बॉडी के अंदर उस डिसीज़ पे काम कर पाएगी। अब देखिए स्टेबिलिटी क्या होता है, स्टेबिलिटी टेस्टिंग का मतलब क्या होता है, पता चला आप कोई दवाई दूर से ला रहे हैं, टेम्परेचर गर्म है, ठंडा है, तो उस दवाई पे असर पड़ेगा। मान लीजिए पड़ता है तो उसी को बोलते हैं स्टेबिलिटी टेस्टिंग। नहीं भैया हम मान लो विदेश से मंगवा रहे हैं कोई दवा, या मान लीजिए हमें दवा रखना है, बहुत दिन तक हम रखे हुए हैं, उसको ठंडी में रखना है, गर्मी का मौसम आ गया है, कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिससे टेम्परेचर बहुत जाता है, तो कहीं वो दवा पिघल नहीं जाएगी ना, खराब तो नहीं हो जाएगी, उस चीज़ की चेकिंग को बोलते हैं स्टेबिलिटी टेस्टिंग। आई होप आपको दोनों चीज़ समझ में आ गया होगा और टॉपिक भी समझ के आ गया होगा। मिलते हैं आपसे अगले दिन के करंट अफेयर और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।